हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग बात करने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए के ऊपर। अमूमन हम लोग जब क्लास 11th और 12th जब स्टार्ट करते हैं तो हमारे दिमाग में एक कॉन्सेप्ट चलता है डीएनए के बारे में, एंड बायोलॉजी इज जस्ट ऑल अबाउट द डीएनए। कई दफा हम लोग इसको अलग अलग पॉलिटिक्स के मुंह से भी सुनते हैं कि इसके अंदर बिहारी डीएनए है। तो आखिर ये जो डीएनए है, तो आखिर इस डीएनए का स्ट्रक्चर क्या है, डीएनए किन किन चीजों से मिलकर बना हुआ है, आज उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। या फिर यूं कहिए कि आज हम लोग बात करेंगे डीएनए के मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर पर। देखो, एक बहुत कॉमन सा चीज ये है कि बच्चों को अगर डीएनए बोला जाए कि बाबू डीएनए का मतलब क्या है, तो उसके दिमाग में एक ही कॉन्सेप्ट आएगा कि आप इसको इस तरह से क्या कर दीजिए, इसको घुमा दीजिए तो ये पता चल जाएगा कि ये हमने क्या बना दिया है, ये डीएनए बन गया है। लेकिन क्या यहां तक ये स्ट्रक्चर ड्रॉ कर पाना ही हमारी ये नॉलेज है कि ये क्या बन गया आपका डीएनए, जिसको हम लोग बोलते हैं डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। तो ये तैयार हो गया हमारा डीएनए। लेकिन एक्चुअली डीएनए किन किन चीजों से मिलकर के बना है, जब इसके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं तो इसे ही कहा गया है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। और इसकी कहानी शुरुआत हुई थी तब जब मेंडल ने क्या किया था, एक्सपेरिमेंट किया था तब। तो मेंडल साहब ने जो एक्सपेरिमेंट किया, उस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने एक वर्ड यूज किया था फैक्टर, जिसको बाद में जाकर के लेटेड ऑन उनको क्रोमोसोम बताया गया। लेकिन एक्चुअली उस क्रोमोसोम में क्या होता है क्या नहीं होता है, वो हम लोग जब बात करते हैं स्टडी करते तो आपका आ जाता है मॉलिक्यूलर में। तो हम लोग बात कर रहे थे कि डीएनए, इसको लोग बोलते हैं क्या, डी ऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। तो क्या ये कह सकते हैं कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जो कैरेक्टर जाता है, क्या वो एसिड लेकर के जाता है? तो नाम में यहां पर लिखा हुआ है क्या, एसिड। तो डीएनए का पूरा फुल फॉर्म जो हो गया वो हो गया आपका डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। तो जिस तरह से आपका घर या हमारा घर बना हुआ है, तो घर के बनने के क्रम में जो कंक्रीट हम लोग यूज करते हैं वो उसका क्या होता है, वो यूनिट होता है। यानी कि जो जेनेटिक का यूनिट है, वो जेनेटिक का यूनिट क्या हो जाएगा, जेनेटिक का यूनिट हमारा डीएनए हो जाएगा। लेकिन फिर ये बात आती है कि डीएनए फिर किन किन चीजों से मिलकर के बना हुआ है। तो अगर हम ये बात करें कि इसके एक हिस्से को पकड़ लिया जाए, ये एक छोटा सा पार्ट को यहां से उठाया जाए और इसको हम लोग बाहर लेकर के आए, क्योंकि ये येलो है तो इसको देखा जाए ये इस तरह से। तो आखिर इसके इस पर्टिकुलर पार्ट में है क्या क्या चीज, तो ये मिलके बना हुआ होता है तीन चीजों का। तो चूंकि हम लोग ये कह सकते हैं ना कि देखो बहुत सिंपल सा चीज है कि किसी भी चीज को अगर हम लोग क्या बनाते हैं उसको पॉलीमर, तो पॉलीमर से पहले उसको क्या बनना पड़ेगा, मोनोमर। अब इसके जो चेन होंगे वही क्या बना देंगे आपके पॉलीमर। ये एक मोनोमर, दूसरा, तीसरा, चौथा, और ये आपका हो सकता है कि इस तरह का क्या कर दे स्ट्रक्चर डिजाइन, ये चेन बना दे, ये एक चेन बना दे। तो यहां पर ये एक जो यूनिट है, तो इस एक यूनिट को आप क्या कहोगे, ये मोनोमर है, ये भी मोनोमर मोनोमर मोनोमर, और इसने मिलके क्या बना दिया है, ये पॉलीमर बन गया है। ठीक उसी तरीके से डीएनए हमारा बहुत सारे मोनोमर का एक रिजल्ट है कि वो क्या बनता है आपका, वो पॉलीमर। ठीक है। अब जैसा मैंने कहा कि डीएनए
तो डीएनए एक फिल्म है, तो उस फिल्म को बनाने के लिए हमें इंग्रेडिएंट चाहिए। तो इंग्रेडिएंट में क्या क्या आएगा, तो उसको समझने के लिए पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि ये न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड होता क्या है। क्योंकि जब एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन जब पढ़ा जाएगा तो वहां पर ये दो टर्म आएंगे। पहला जो टर्म आ जाएगा वो हो जाएगा आपका न्यूक्लियोसाइड, और दूसरा टर्म क्या आ जाएगा, न्यूक्लियोटाइड। और जब आप एनसीईआरटी को बहुत ध्यान से पढ़िएगा तो डीएनए इज कॉल्ड द पॉलीन्यूक्लियोटाइड, यानी कि ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड का बना हुआ है। तो पहले बात करते हैं हम लोग न्यूक्लियोटाइड की, कि न्यूक्लियोटाइड में क्या क्या चीजें आती हैं। तो न्यूक्लियोटाइड का पहला इंग्रेडिएंट क्या हो जाएगा, फॉस्फेट ग्रुप। दूसरा हो जाएगा नाइट्रोजनस बेस, और तीसरा हो जाएगा पेंटोज शुगर। और हमें जब न्यूक्लियोसाइड बनाना है तो न्यूक्लियोसाइड में क्या एब्सेंट कर दीजिए, फॉस्फेट ग्रुप क्या हो जाए, एब्सेंट हो जाए। तो क्या आया हमारे पास, हमारे पास आया नाइट्रोजेनस बेस, और फिर क्या आ जाएगा हमारे पास, पेंटोज शुगर। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द न्यूक्लियोसाइड एंड द न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड में होते हैं तीन चीजें, फॉस्फेट ग्रुप, नाइट्रोजनस बेस और पेंटोज शुगर। ये तीन मिलाकर के क्या बनाएंगे आपके, न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोसाइड में आपको पेंटोज ग्रुप को क्या कर देना है, हटा देना है, तो क्या बन जाएगा, नाइट्रोजनस बेस और पेंटोज शुगर। ये एक डिफरेंस है आपका न्यूक्लियोसाइड में और न्यूक्लियोटाइड में। तो यहां से भी आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हमारा जो डीएनए, हम लोग जब डीएनए की बात कर रहे हैं तो हमारा जो डीएनए है उसको बोला जाता है पॉलीन्यूक्लियोटाइड। यहां पर पॉली लगा दीजिए, यानी कि बहुत सारे मोनोमर होंगे किसके, फॉस्फेट के, नाइट्रोजनस के, पेंटोज के, तब जाकर के एक डीएनए का पूरा क्या बनता है, एक चेन बनता है। यानी कि ये जो अकेला जो मैंने यहां से एक येलो बाहर निकाला, तो ये जो एक येलो है इसको कह सकते हैं कि इसके अंदर आप मोनो न्यूक्लियोटाइड हम लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। और बहुत सारा मोनोन्यूक्लियोटाइड यानी ऐसे ऐसे करके बहुत सारे चेन हैं, तो ये पूरा तैयार करता है हमारा डीएनए। यानी कह सकते हैं कि फॉस्फेट, नाइट्रोजनस और पेंटोज मिलके क्या बनाते हैं, ये पूरा डीएनए स्ट्रक्चर तैयार होता है। तो अभी रुकना नहीं है कि हमें बस इतना ज्ञान हो गया कि न्यूक्लियोटाइड ही क्या बना रहा है हमारा डीएनए। आपको उसके हर एक स्ट्रक्चर के बारे में क्या होनी चाहिए, जानकारी होनी चाहिए कि कल होकर के अगर इनको तोड़ दिया जाए, डीएनए को तोड़ दिया जाए, तो तोड़ेंगे तो उसमें क्या क्या चीजें होंगी, या फिर बनती हैं तो आखिर वो डीएनए किन किन चीजों से मिलकर बना हुआ है। तो उसके लिए आपको बहुत कीवर्ड याद करना है। कीवर्ड क्या है कि स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए में न्यूक्लियोसाइड तो होगा नहीं, होगा क्या उसके पास, न्यूक्लियोटाइड। तो हमारा जो डीएनए है, द डीएनए एक तरफ आप लिख लीजिए एक न्यूक्लियोटाइड, और एक तरफ लिख लेंगे हम लोग जो इसके पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्या होते हैं, बॉन्ड होते हैं। तो न्यूक्लियोटाइड में तो अब तक कॉन्सेप्ट क्लियर है कि न्यूक्लियोटाइड में क्या लिख सकते हैं। एक ही चीज को बार बार थोड़ा सा रिपीट करेंगे तो चीजें दिमाग में बैठ जाएंगी। फॉस्फेट
ग्रुप आ जाएगा नाइट्रोजनस बेस, इसको भी आगे जाकर के हम लोग अलग अलग दो पार्ट में पढ़ेंगे। और तीसरा हो जाएगा आपका पेंटोज शुगर। तो ये तो बातें हमने अभी की। अब डीएनए के अंदर बॉन्ड क्या पाया जाता है? आपके एनसीईआरटी में 3 बॉन्ड का जिक्र है, हम लोग यहां पर एक चौथे बॉन्ड के बारे में भी क्या करेंगे, जिक्र करेंगे। तो पहला जो बॉन्ड हमारे पास तैयार हो रहा है, वो पहला जो बॉन्ड है एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। इनको हम लोग N1 भी लिखते हैं और N9 भी लिखते हैं। यहां पर N1 भी लिखाएगा और 9 भी लिखाएगा, क्यों होगा हम बताएंगे। दूसरा जो हमारे पास बॉन्ड तैयार हो जाएगा वो हो जाएगा H बॉन्ड। H बॉन्ड का मतलब हो गया हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड। थर्ड जो हमारे पास आ जाएगा वो है सबसे इंपॉर्टेंट फॉस्फो डाइस्टर बॉन्ड। तो कहीं ना कहीं ये 3 बॉन्ड के बारे में एनसीईआरटी में जिक्र है। जो हमारे पास जो चौथा बॉन्ड आ जाएगा उसको हम लोग बोलेंगे कोवैलेंट बॉन्ड। मतलब कि डीएनए अगर खाना है तो उस खाने की इंग्रेडिएंट क्या है, यही है कि डीएनए को एक तरफ आप न्यूक्लियोटाइड में डिवाइड कर दो और दूसरा हम उसको किस में डिवाइड कर दें, बॉन्ड में। तो हमारा जो डीएनए है वो एक तरफ फॉस्फेट नाइट्रोजनस बेस और पेंटोज शुगर, और दूसरी तरफ उनके पास जो बॉन्ड पाए जाते हैं जिसमें एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड और तीसरा कोवैलेंट बॉन्ड। तो ये सारी चीजें मिलकर के क्या बनाते हैं, डीएनए बनाते हैं। तो ये सारी चीजें हमारे दिमाग में आ गई कि चलो ठीक है, एक डीएनए के अंदर क्या क्या है। तो एक डीएनए के अंदर ये सारा कुछ है। अब इनका अरेंजमेंट करना हमारे लिए जरूरी है। तो अरेंजमेंट के लिए हमें हर एक चीज का स्ट्रक्चर जानना क्या है, जरूरी है। तो सबसे पहले हम लोग एक एक का स्ट्रक्चर पढ़ें। जैसे पहले आ जाएगा फॉस्फेट ग्रुप। तो फॉस्फेट ग्रुप को ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। आप लोग ऑर्गेनिक पढ़े हैं तो ये क्या बन गया आपका, ये बन गया फॉस्फेट ग्रुप। इसके बाद हमें बना देना है, ये हो गया। अब इसके बाद आएगा नाइट्रोजनस बेस, तो नाइट्रोजनस बेस कितने तरह के हो जाएंगे, 2 तरह के। पहला हो जाएगा प्यूरिन्स और उसके बाद हो जाएगा ये पायरिमिडिन्स। प्यूरिन्स में क्या क्या आ जाएगा, प्यूरिन्स 2 तरह का, एडिनिन और दूसरा हो जाएगा गुआनिन। अगर हम लोग पायरिमिडिन्स की बात करें तो पायरिमिडिन्स में क्या क्या आ जाएगा, पायरिमिडिन्स में आ जाएगा थाइमिन और बताएं यूरासिल और हो जाएगा साइटोसिन, है ना। ये लगेगा एन के आगे लगना चाहिए साइटोसिन। देखिए ये लगेगा साइटोसिन, साइटिडीन है, हाँ ठीक है। तो ये बन गया हमारा नाइट्रोजनस बेस। नाइट्रोजनस बेस में जब आइए तो अब प्यूरिन्स का अगर डायग्राम बनाना है तो डायग्राम बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये हमारे स्ट्रक्चर में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो प्यूरिन्स का स्ट्रक्चर कैसा होगा,
प्यूरिन्स का स्ट्रक्चर पहले बना लीजिए, ये बन गया आपका प्यूरिन। स्टार्ट करना है काउंटिंग कहां से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इसके 9 पोजीशन पे क्या जुड़ा रहता है, ये एम्स में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसके 9 पोजीशन पे क्या रहता है, हाइड्रोजन जुड़ा हुआ रहता है। प्यूरिन्स के कंपैरिजन में पैरामिडिन्स का स्ट्रक्चर बिल्कुल क्या है, एकदम सिंपल है। बस बेंजीन बना दीजिए, आपका स्ट्रक्चर तैयार हो जाएगा। जब ऑर्गेनिक पढ़े तो उसमें डबल बॉन्ड डाला जा सकता है। ये हो गया H, तो काउंटिंग हम लोग इसकी यहां से शुरू करते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो मैंने जब बताया था ना, हमने आपको बताया था कि इस बॉन्ड को हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं, ये जो N1 भी है नाइट्रोजन, और ये क्या है आपका 9 भी है। तो अगर हम लोग बॉन्ड बना रहे हैं क्या प्यूरिन्स के साथ, तो वहां पर 9 लिखेंगे, और अगर हम लोग पैरामिडिन्स बना रहे हैं तो वहां पर क्या लिखेंगे, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर हमारा तैयार हो गया। अब तीसरा जो स्ट्रक्चर है, तीसरा स्ट्रक्चर आपका आएगा पेंटोज सुगर। पेंटोज सुगर, तो आप पेंटोज सुगर, यही पेंटोज सुगर आपका आरएनए ही होता है, और क्या होता है डीएनए भी। तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनाया जाए, इसको येलो से बनाया जाए, ये हो गया पेंटोज सुगर। और इसके ऊपर आप कुछ केमिकल्स वर्ड यूज कर ले, जैसे यहां पर बैठा दीजिए OH H OH H OH CH2 OH और H, और यहां पर O। अब यहां पर हमको क्या काउंट करना है, देखो ये जो पेंटोज सुगर बना है, तो ये पेंटोज सुगर सबसे पहले बनाते हैं किस चीज का, ये पहले स्ट्रक्चर बना है आरएनए का। और आरएनए का जो फॉर्मूला होगा, आरएनए फॉर्मूला C5H10O5, ये होता है फॉर्मूला ऑफ आरएनए। तो हमारे पास 5 कार्बन होने चाहिए, तो 1 2 3 4 5 कार्बन आ गया। अब इसमें जोड़िए आप हाइड्रोजन, हाइड्रोजन 10 होने चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, और यहां पर क्या हो गया 9 10, H2 है, तो हमारे पास H10 हो गया। ओ हमारे पास कितने हैं, 5 होने चाहिए, 1 2 3 4 और 5। यानी कि ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला किस चीज का है, तो ये फॉर्मूला है हमारा आरएनए का फॉर्मूला है। तो ये एक्चुअली सबसे पहले हमारे पास स्ट्रक्चर तैयार हो गया किस चीज का, न्यूक्लियोटाइड का। न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर बन के तैयार हो गया। देखो यहां जो मैंने पेंटोज सुगर लिखा है, तो उसमें सबसे पहले हमने किसका स्ट्रक्चर बनाया है, आरएनए का। क्योंकि अगर हमें डीएनए का स्ट्रक्चर बनाना है, तो डीएनए का स्ट्रक्चर बनाने के लिए इसके नाम में ही बहुत कुछ छिपा हुआ है।
डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। अब इसका नामकरण करिए। यहां पर डी का मतलब क्या हो जाएगा? यहां पर डी का मतलब होता है एब्सेंट। किसका एब्सेंस? ऑक्सीजन का एब्सेंसी, ऑक्सीजन। और जब यहां पर डी आएगा तो उसको दो चीज समझना, एक तो एब्सेंट भी समझना है और इसका पोजीशन भी क्या समझना है? पोजीशन। पोजीशन कौन सा नंबर होगा इनका? सेकंड। सेकंड पोजीशन से एक ऑक्सीजन हमने क्या कर देना है? गायब कर देना है ना? सेकंड है ना पोजीशन, सेकंड पोजीशन ऑक्सीजन क्या हो जाएगा? एब्सेंट। तो बनाते हैं हम लोग सिर्फ डीएनए। स्ट्रक्चर में कोई चेंजिंग नहीं होगा, जैसा हमने पेंटोज का बनाया था वही पेंटोज यहां पर बनेगा। सेम डायग्राम है, OH वहां भी था और H यहां भी था। नीचे OH था, ऊपर में क्या था? H था। नीचे में OH था, ऊपर में क्या था? नीचे में H था, CH2 और क्या हो गया? OH हो गया। बस कुछ नहीं करना है, ये ऑक्सीजन फर्स्ट एंड सेकंड। तो सेकंड पोजीशन से एक ऑक्सीजन हमको क्या कर देना है? एक ऑक्सीजन को यहां से क्या कर दीजिए? हटा दीजिए। अब जो तैयार हुआ है स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर क्या है आपका? द डीएनए। तो इसका जो फॉर्मूला होगा, अब हम लोग क्या लिखेंगे फॉर्मूला इसका? अब फॉर्मूला बताइए कि फॉर्मूला क्या लिखेंगे? तो C जितना उसमें था उसमें भी यही है, C5 H10, O जो 5 था अब यहां पर क्या हो चुका है? ये 4। तो सबसे पहले एक यहां पर ये चीजें आती हैं कि द केमिकल डिफरेंस बिटवीन द आरएनए एंड द डीएनए। तो पहला केमिकल डिफरेंस बिटवीन द आरएनए एंड द डीएनए इज व्हाट? द एब्सेंस ऑफ द ऑक्सीजन। तो पहला डीएनए को आरएनए से जो अलग करता है वो करता है इसके पोजीशन पर एक O की क्या? एब्सेंस। तो हमारे पास डीएनए का स्ट्रक्चर तैयार होने के बाद फॉर्मूला क्या बन गया? C5 H10 O4। कहने का मतलब है कि जब हम लोग डीएनए के अलग अलग स्ट्रक्चर पढ़ाएं, जो पेंटोज सुगर नाइट्रोजनस बेस और फॉस्फेट ग्रुप, जो कि न्यूक्लियोटाइड का क्या है? न्यूक्लियोटाइड के ब्रांच है। तो इन सबको हमने क्या कर दिया? अलग अलग। अब इनको सबको क्या कर देना है? इनको मर्ज कर देना है, इन्हें जोड़ देना है। और जब जब जोड़ेंगे तो जाहिर सी बात है कि बॉन्ड भी क्या होगा? अब बॉन्ड से कई दफा क्वेश्चन आता है बाबू। इसी बॉन्ड से क्वेश्चन बायोमोलिक्यूल से भी उठाया जाता है और इसी बॉन्ड से आपके इस मॉलिक्यूलर से भी क्वेश्चन उठाया जाता है। क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं कि पेंटोज शुगर और नाइट्रोजनस बेस का प्यूरिन्स के बीच में कौन सा बॉन्ड आएगा, पैरामिडिन्स के बीच में कौन सा बॉन्ड आएगा। तो ये क्वेश्चंस आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन इजी है सारा कुछ। तो ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए के एक एक पार्ट को। फॉस्फेट को अलग कर दिया, बेसेस को हमने अलग कर दिया, पेंटोज को अलग कर दिया, और ये सारे स्ट्रक्चर को हम लोग लिख सकते हैं बोल्ड लेटर में कि ये स्ट्रक्चर है किस चीज का? न्यूक्लियोटाइड का। इस पूरे स्ट्रक्चर को हम लोग लिख सकते हैं न्यूक्लियोटाइड लिखा जा सकता है। अब सारे जो अलग अलग तरह के न्यूक्लियोटाइड है उन सब को अब आ गया है समय क्या करने का? जोड़ने का।
तो सबसे पहले क्या स्ट्रक्चर लिया जाए? हमने यहां पर 3 स्ट्रक्चर लिया है, फॉस्फेट ग्रुप, नाइट्रोजनस बेस और पेंटोज शुगर। तो सबसे पहले जो डायग्राम हम लोग रखेंगे वो हमने क्या रखना है, पेंटोज शुगर रखिए। यहां पर ये आपका आ गया 2 कलर, यहां पर ये आ जाएगा पेंटोज शुगर, पेंटोज शुगर। अब हम सारा कुछ लिखेंगे नहीं, जो चीजें यहां पर बनी हुई है आपको क्या करना है, उसको एज्यूम कर लेना है। कहां O है, कहां OH है, कहां CH2 है, अब इन सब चीज को लिखा नहीं जाएगा, अब आपको एज्यूम करना है। तो ये हो गया हमारा पेंटोज शुगर। शुरुआत में इसको लिख दिया जाए ताकि आपको एक बार और इस चीज की रिवीजन हो जाए। यहां पर क्या लिख देना है, OH। अगर हम लोग DNA बना रहे हैं तो नीचे H होगा, ऊपर में क्या हो जाएगा, फिर यहां पर OH, H, CH2, OH, यानी कि बीच में हमारा क्या बन गया, पेंटोज शुगर। अब क्या कर दीजिए इसके, अब इसके आप दाहिने साइड पर आइए। नहीं, इसमें अगर हम लोग DNA बना रहे हैं तो यहां पर O नहीं रहेगा, यहां पर तो है ही, हाँ नहीं यहां, अच्छा ऊपर में भी O नहीं रहेगा, हाँ ये तो सिर्फ HH ही रहेगा। तो ये हो गया हमारा पेंटोज शुगर। अब इसके राइट साइड में क्या बना देना है हमें, नाइट्रोजनस बेस। अब वो कोई भी रहे, चाहे प्यूरिन्स रहे या फिर पैरामिडिन्स रहे, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि हम क्या बना रहे हैं, क्योंकि हमको जोड़ना है। तो इसके लिए कलर ले लिया जाए, रेड कलर। यहां पर आपका अगर ये इस स्ट्रक्चर में बना है तो इसको क्या कहेंगे हम लोग, बेंजीन स्ट्रक्चर में है तो पैरामिडिन्स। तो पैरामिडिन्स के फर्स्ट पोजीशन पे क्या था, O, एक H था। अब इसके लेफ्ट साइड में आइए और लेफ्ट साइड में तैयार कर लिया जाए क्या, फॉस्फेट ग्रुप। यहां पर आइए, यहां पर बना ले हम लोग यहां पर लिख दीजिए P, OH, ये हो गया आपका। मतलब कि तीनों को हम लोगों ने क्या कर दिया सिस्टमेटिक तरीके से। और अब जो बॉन्ड बनेगा, इस बॉन्ड से नीट में क्वेश्चंस आना एकदम कंफर्म रहता है, मेडिकल में यहां से क्वेश्चंस आते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बॉन्ड बनाएंगे किन किन के बीच में, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनेगा, लेकिन ये हो गया आपका नाइट्रोजनस बेस और पेंटोज शुगर के बीच में। तो पैरामिडिन्स का जो फर्स्ट पोजीशन है, तो फर्स्ट पोजीशन का जो H है, ये H पेंटोज शुगर के OH के साथ क्या बना देगा, ये यहां पर एक बॉन्ड बनाया। और जैसे ही यहां पर ये बॉन्ड बनाया तो यहां HO, तो यहां से बाहर क्या निकल जाएगा, यहां से बाहर निकल जाएगा H2O, H2O। और इनके बीच में क्या बन गया, ये बॉन्ड बन गया, और यहां से पानी क्या हो गया, बाहर निकल गया। अब ये जो बॉन्ड बना, इस बॉन्ड को हम लोग बोलेंगे N1 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड किसके किसके बीच का बात है, नाइट्रोजनस बेस और पेंटोज शुगर। यह पहला बॉन्ड बन गया। दूसरी बॉन्ड की करने की बात अगर हम लोग करें तो दूसरा बॉन्ड हमारा बनके तैयार हो जाएगा इनके बीच में।
यहां भी सेम चीज, यहां भी H2O, तो यहां से ये क्या बना देंगे, यहां से बाहर क्या निकल जाएगा, पानी निकल गया। अपने को क्या बस पानी निकालना है तो निकाल दीजिए पानी। तो यहां से भी एक बॉन्ड बन के तैयार हो गया और H2O क्या हो गया। इसी बॉन्ड का जिक्र एनसीईआरटी में नहीं है, अलग अलग किताब में अलग अलग बॉन्ड के बारे में बताया गया, लेकिन इस बॉन्ड के बारे में जिक्र नहीं है। यही जो बॉन्ड होता है इसे कहते हैं हम लोग कोवैलेंट बॉन्ड। तो भाई कोवैलेंट बॉन्ड किसे किसके बीच की बात है, पेंटोज शुगर और फॉस्फेट ग्रुप। तो इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड तैयार होता है उस बॉन्ड को क्या कहेंगे हम लोग, कोवैलेंट बॉन्ड। सीबी और पेंटोज शुगर और नाइट्रोजनस बेस के बीच जो बॉन्ड बनता है इनके बीच में, उनको लिखेंगे हम लोग एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, है ना। 1 और 9 पोजीशन पर लिख सकते हैं हम। यानी कि अभी तक कितना बॉन्ड बना है, 2 बॉन्ड बना। पहला बॉन्ड क्या बना, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। दूसरा बॉन्ड क्या बना, और अभी बस ये तैयार क्या हुआ है आपका, मोनोमर। मतलब कि जो पहला जो डायग्राम था हमारा डीएनए का, यानी कि इस जगह पर सिर्फ ये एक स्ट्रक्चर क्या होता है, यहां पर ये स्ट्रक्चर पाया जाता है। लेकिन ऐसे ऐसे तो बहुत सारे क्या हैं, बहुत सारे हैं। तो ये सारे जो होते हैं वो एक बॉन्ड बनाना क्या कर देते हैं, शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो अब हमको क्या करना है कि इनके अरेंजमेंट को, यानी कि सेम स्ट्रक्चर एक और हमें क्या करना होगा, नीचे बनाना होगा। तो सारा कुछ एज्यूम ही रखेंगे। अब हमें एक छोटा छोटा सा डायग्राम यहां पर बनाना होगा और आप समझ भी जाओगे। यहां पर ये तैयार हो गया, ये हो गया आपका पेंटोज शुगर। यहां पर क्या बनाए थे हम, पैरामिडिन्स। तो पैरामिडिन्स क्या होता है, टी लिख देंगे, टी। और यहां पर क्या था, फॉस्फेट। तो एकदम सेम यही स्ट्रक्चर है, कोई बदलाव नहीं। इसी स्ट्रक्चर को ये एक तरफ नाइट्रोजनस बेस में क्या बनाया मैंने, पैरामिडिन्स, उधर फॉस्फेट। तो एकदम सेम चीज शॉर्ट फॉर्म में थाइमी पेंटोज शुगर, और ये यहां पर क्या जाएगा, फॉस्फेट ग्रुप। तो ये न्यूक्लियोटाइड, इसको आप मोनोमर कहिए, एक है यहां पर। ऐसे ऐसे बहुत सारे हमें बनाना है। तो नीचे एकदम सेम स्ट्रक्चर तैयार कर दीजिए। ये फिर यहां पर आप ले आइए। अब आपका मन, एडेनिन भी लिख सकते हैं। यहां पर पूरा लिखिए, देखिए क्या था, CH2 था, और क्या था, एडेनिन। ये क्या हो जाएगा, पेंटोज शुगर। अब यहां पर O था, P था, O था एक, उसके ऊपर क्या था, यहां पर नीचे मैंने क्या बनाया था, H था ना। अच्छा, इसको नीचे H लिख देंगे हम लोग। तो ये हो गया आपका जो पहला स्ट्रक्चर, ये हो गया हमारा दूसरा स्ट्रक्चर। देखिए, इसको और इसको जोड़ने के लिए हमें फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड की क्या पड़ती है, जरूरत पड़ती है। तो यहां पर अब सेम चीज कि ये भी मिलकर के क्या बना देंगे, है ना। यहां पर OH था ना, तो ये जो बॉन्ड बना, अब यहां से भी क्या निकल जाएगा, यहां से भी वाटर निकलेगा। ये पूरा बॉन्ड बन गया है, और बॉन्ड बनकर के बाहर क्या निकल गया, H2O, एक H इसका, एक H इसका। अब बच गया यहां पर O, तो वाटर बाहर निकल गया। अब ये जो बॉन्ड है,
इसी बॉन्ड को हम लोग क्या लिखेंगे, फॉस्फो डाइस्टर बॉन्ड। क्या लिखेंगे, फॉस्फो डाइस्टर बॉन्ड। इसको एक अलग डायग्राम में एक और देख लिया जाए, जो अभी हम लोग इसको बनाए हैं। ये तैयार कैसा होगा, ये कुछ इस तरीके से, यहां पर T लिख लें, यहां पर P लिख लीजिए, फिर ये नीचे हमने डायग्राम बनाया वही सेम, यहां पर G लिख लीजिए। अब वहां पर देखो क्या था, CH2 था, O था, P था। अब इसके ऊपर सिर्फ क्या होगा, O, क्योंकि H यहां पर क्या निकल के बाहर निकल गया, पानी बन के बाहर निकल गया। और इसकी जो सेम जो क्राइटेरिया थे वापस OH यहां पर था ही। अब जो इतना जो एरिया है, इस पूरे एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बोलते। क्या बोलते हैं, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। दो है ना, एक को बोलेंगे, डाई हो गया, दो हो गया तो क्या हो जाएगा, डाइस्टर बॉन्ड। ये कह सकते हैं ना कि हमारा जो एक डीएनए है, यानी एक हम लोग यहां पर फिर से डायग्राम बनाए, यानी कि ये जो डायग्राम हमने जो तैयार किया, तो ये पूरा सीक्वेंस जो जुड़ा हुआ है वो किसके माध्यम से जुड़ा हुआ है, तो ये जुड़ा हुआ है फॉस्फोडाइस्टर से। यानी कि एक डीएनए का सीक्वेंस, दूसरे डीएनए का सीक्वेंस, तीसरे डीएनए का सीक्वेंस, चौथे डीएनए का सीक्वेंस इज ज्वाइंड बाय द फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। आगे बात समझ में, ठीक है, ये बात है। अब इनको अपने तरीके से अब क्या कर सकते हैं हम लोग, डिजाइन कर सकते हैं। अब आपको बस उसके ज्यादा कुछ नहीं करना है, उसके ब्लूप्रिंट को भी दिमाग में रखिए। यहां से एक स्ट्रक्चर ऐसा बना दीजिए, यहां पर T लिख दीजिए, यहां पर क्या आ जाएगा P, फिर एक और ले यहां पर G, P, ये आपस में जुड़ा हुआ है, फिर एक और यहां पर ले लीजिए C, यहां पर P, और ये यहां पर यहां से जुड़ा हुआ है। तो हमने ये जो बनाया वो क्या बनाया, ये हमने एक स्ट्रैंड बनाया। जैसे कि डीएनए को यहां पर डीएनए का स्ट्रक्चर बनाते हैं ताकि कंपेयर किया जा सके। थोड़ा सा और फैला हुआ, ये बीच में आ जाएंगे इसके, ये तो इसको लिखते हैं हम लोग 5 प्राइम, और नीचे वाले को क्या लिखेंगे, और इसे लिखेंगे 3 प्राइम, और इसको क्या लिखेंगे 5। तो हमने जो अभी बनाया, हमने अभी ये वाली सीक्वेंस बनाई है, यानी कि 5 प्राइम टू 3 प्राइम। तो इधर क्या बनाना पड़ेगा, तो आप पढ़े होंगे ना कि डीएनए हमारा क्या है, एंटी पैरेलल है। मतलब कि ये इधर तो सीधे जाएगा, इधर से ये क्या हो जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा। तो उल्टा है, तो इस स्ट्रक्चर को आप बिल्कुल क्या कर दीजिए, अब उल्टा बना दीजिए। तो उल्टा बना दिया जाए, डीएनए को उल्टा, ये थोड़ा सा और ऊपर जाएगा, ये यहां पर P। अब देखो, अब यहां पर जो आप अपने मन से जो T लिख देते थे, अब वहां पर T नहीं। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक रूल लगाना पड़ेगा, और वो रूल क्या है, अब आपको यहां पर एक अलग से पढ़ना पड़ेगा, 4 ग्राफ रूल। ए के साथ हमेशा क्या बनेगा,
और जी के साथ हमेशा क्या बनेगा, सी। तो हमने यहां पर टी लिखा है, तो हमको यहां पर क्या लिखना होगा, ए, फिर यहां पर यही सेम उल्टा करके बना दीजिए, ये इससे जुड़ा हुआ रहेगा, पी, यहां जी है तो क्या बनाना पड़ेगा, सी, ये इससे जुड़ा हुआ है, ये बना दीजिए पी, यहां पर सी है तो यहां पर क्या लिखना पड़ेगा, जी। तो अभी तक कितने बॉन्ड हम लोग पढ़ लिए हैं, 3 बॉन्ड, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड और फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। तीसरा जो बॉन्ड है हमारा, तीसरा बॉन्ड हमारा यहां पर तैयार हो रहा है, ये इनके पास डबल बॉन्ड तो इनके पास ट्रिपल बॉन्ड, तो इनके पास भी ट्रिपल बॉन्ड, तो इनको कहते हैं हम लोग हाइड्रोजन, हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये हमारा तीसरा, यानी कि बेसेस को जोड़ता कौन है, हाइड्रोजन बॉन्ड। ये भी कौन सा बॉन्ड, एच बॉन्ड, ये भी कौन सा बॉन्ड, एच बॉन्ड। तो एच बॉन्ड की खासियत क्या है कि ये जितनी जल्दी बनती है उतनी ही जल्दी क्या होती है, ये टूटती भी है। और इसका टूटना इसलिए जरूरी है ताकि क्या हो सके, ताकि आगे जाकर के ट्रांसक्रिप्शन हो सके। क्योंकि जो डीएनए हमारा जो टैंगल्ड है, उलझा हुआ है, बाद में जाके उसको क्या होना है, अनटैंगल्ड भी होना है। तो अनटैंगल होने के लिए इनको इधर और इनको इधर जाना पड़ेगा। तो बात समझ में आई। तो कहानी कुछ हम लोग शुरुआत किए थे, कुछ और चीजें हैं जिनको हम लोग बात करने के बाद रिकैप कर लेते हैं कि हमारा जो डीएनए है वो न्यूक्लियोटाइड और बहुत सारे बॉन्ड से मिलकर बना हुआ है। न्यूक्लियोटाइड में 3 चीजें आई, फॉस्फेट, नाइट्रोजनस, पेंटोज। बॉन्ड में हमारे पास 4 बॉन्ड आ गए, ग्लाइकोसिडिक, एच बॉन्ड, फॉस्फोडाइस्टर और कोवैलेंट। हमने क्या किया कि सबको एक एक करके पोस्टमार्टम किया। पहले हमने फॉस्फेट ग्रुप बनाया, फिर हमने नाइट्रोजनस बेस बनाया। हाँ, इसको कैसे याद करेंगे, हो सकता है कि कभी कंफ्यूजन आ जाए कि प्यूरिन्स का स्ट्रक्चर बनाना है और प्यूरिन्स के स्ट्रक्चर के चक्कर में हमने पैरामिडिन्स का बना दिया, तो इसको कैसे याद करेंगे। तो इसको ये याद करना है कि जो देखन में छोटन लगे वो घाव करे गंभीर। जो देखने में छोटा है उसका स्ट्रक्चर क्या है, बड़ा है, और जो देखने में बड़ा है उसका स्ट्रक्चर क्या है, वो कम है। ठीक है, तो ये आपका डबल साइक्लिक में आ जाएगा, हेट्रोसाइक्लिक कहा जाता है। तो ये प्यूरिन्स का स्ट्रक्चर और यहां पर पैरामिडिन्स। पेंटोज शुगर, तो सबसे पहले हमें बनाना पड़ेगा क्या, आरएनए। इसीलिए किताब में भी लिखा हुआ है आरएनए वर्ल्ड एक टॉपिक है कि सबसे पहले इस धरती पे अगर कोई भी पहला जो जेनेटिक मटेरियल है इस धरती पे, द फर्स्ट एवर जेनेटिक मटेरियल ऑन द अर्थ, दैट इज द आरएनए। पहला जेनेटिक मटेरियल हमारा आरएनए है। उसके बाद क्या बनता है, उसके बाद डीएनए बनता है। तो सबसे पहले हमें पेंटोज शुगर में किसका बनाना पड़ेगा स्ट्रक्चर, आरएनए का ही। डीएनए का जब स्ट्रक्चर बनाना हम लोगों ने शुरू किया तो डीएनए के स्ट्रक्चर में ये चीज है कि यहां से इसके सेकंड पोजीशन से ओ को क्या कर दीजिए, गायब कर दीजिए। और इसका जो फॉर्मूला हमारे पास आया था वो था C5H10O4। देन आफ्टर हमने सारे न्यूक्लियोटाइड को क्या कर दिया, जोड़ दिया। नाइट्रोजनस बेस यानी कि पैरामिडिन्स को पेंटोज शुगर से जोड़ा तो कौन सा बॉन्ड बना, यानी ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। फॉस्फेट ग्रुप को पेंटोज से जुड़ा तो कौन सा बॉन्ड बना, कोवैलेंट बॉन्ड। और इनके बाद इनका हमने क्या कर दिया, एक अरेंजमेंट कर दिया। एक नाइट्रोजनस बेस को हम लोगों ने क्या किया, दूसरे से हम लोगों ने इसको जोड़ दिया।
उसके बाद हमारे पास तीसरा आया फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। तो हमने एक न्यूक्लियोटाइड को दूसरे न्यूक्लियोटाइड को जोड़ा तो क्या निकल के आ गया, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। उसके बाद सारे को हमने क्या कर दिया, ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम है तो ये क्या हो जाएगा 5 प्राइम टू 3, 3 प्राइम टू 5 प्राइम क्यों कहते हैं हम, क्योंकि हमेशा याद रखिएगा कि इसका पांचवा पोजीशन ऊपर वाले के तीसरे से क्या होता है, जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है, इसीलिए इसको 5 और 3 कहते हैं। अब आया यहां पर, तो ये हमारे पास बन गया डीएनए का स्ट्रक्चर। तो हाँ एक चीज ये कि यहां पर जब हम लोग डायग्राम बनाते हैं 5 to 3 तो अपने मन से कुछ भी यहां पर लिख सकते हैं। मन में आया तो ए लिख दीजिए, मन में आया तो जी लिखिए, मन में आया तो सी लिखिए, मन में आया तो टी लिखिए, यहां कुछ भी लिख सकते हैं। लेकिन जब इधर लिखने की बारी आएगी तो आपको यहां पर कॉम्प्लीमेंट्रिटी क्या करना होगा, मेंटेन करना होगा कि टी के साथ हमेशा क्या होता है ए, जी के साथ हमेशा क्या होता है सी, ये आपको मेंटेन करना है। अब जो डीएनए की जो लेंथ होती है, तो डीएनए की लेंथ कितनी होगी, डीएनए की लेंथ देखो, ये और ये यहां से लेकर के यहां तक इनको बोलते हैं माइनर ग्रूव। नीचे भी आपका माइनर ग्रूव। तो दो माइनर ग्रूव मिलके क्या बनाता है, एक पिच, और ये हो गया आपका मेजर ग्रूव। तो ये भी कह सकते हैं कि दो माइनर ग्रूव के बीच में एक क्या आता है, एक मेजर ग्रूव आता है। और इन्हीं के अंदर टोटल जो नाइट्रोजनस बेस पाए जाएंगे वो टोटल कितने पाए जाएंगे, 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 बेस पेयर आपको पाए जाएंगे किसके अंदर, एक पिच के अंदर। तो इसकी जो टोटल लेंथ हो गई, यानी कि यहां से यहां तक इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी बताइए, 3.4 या फिर 34। एनएम ये होता है। तो नैनोमीटर किसके साथ यूज करेंगे हम लोग, बताओ, नैनोमीटर किसके साथ, 3.4 के लिए या फिर एक होता है एंगस्ट्रम, एक होता है नैनोमीटर। तो इसके साथ क्या यूज करें, एनसीईआरटी में क्या दिया हुआ है, एनसीईआरटी पकड़िए, कंफ्यूजन इससे नहीं होना चाहिए। एक पेज पलटिएगा, 0.34 क्या दिए हुए हैं, नैनोमीटर है ना, 3.4 नैनोमीटर, 3.4। और इन दोनों के बीच की अगर डिस्टेंस देखें तो क्या हो जाएगा, दो बेस पेयर के बीच के डिस्टेंस 0.34 नैनोमीटर। क्योंकि उसको 10 से क्या कर दीजिएगा आप, उसको डिवाइड कर दीजिएगा, ठीक है। तो टोटल लेंथ ऑफ डीएनए लेंथ 2.2 मीटर और इसकी विड्थ 2 मीटर, यानी कि 2.2 मीटर का इसकी लेंथ होती है और इसकी जो विड्थ होगी यहां से लेकर के यहां तक वो क्या हो जाएगी, वो 2 मीटर। यानी कि यहां पर आपका डीएनए का पूरा स्ट्रक्चर क्या हुआ है आपको बता दिया गया है, एक एक चीज बता दिया गया है। अब इससे आप बैठ करके बहुत सारा जब क्वेश्चन बनाइएगा तो आपका बायोमोलिक्यूल और मॉलिक्यूलर बेसिस के बहुत सारे क्वेश्चंस क्या होंगे आपके सॉल्व किए जा सकते हैं, ठीक है। तो आज हमने खत्म कर दिया द स्ट्रक्चर ऑफ द डीएनए, जिसमें हमने न्यूक्लियोटाइड की बात की
और उसके अंदर अलग अलग तरीके के बॉन्ड के बारे में भी हम लोगों ने क्या किया, डिस्कस किया। थैंक यू सो मच।